वॉइस ऑफ अमेरिका की स्पेशल इलेक्शन सीरीज मेरा वोट क्या बदलेगा के साथ मैं हूं आयशा तंजीम। इस सीरीज में हम आपको लेकर जा रहे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में उन मसाइल पर बात करने के लिए जिनका जिक्र आपको मेन स्ट्रीम मीडिया या सियासी जलसों में नहीं मिलता। आज हम मौजूद हैं कराची में नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर के ऑफिस में और हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योर्स यानी उन लोगों के मसाइल पर जो पाकिस्तान में नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, ख़ास तौर पर टेक्नोलॉजी के शोबे से वाबस्ता अफराद। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां 60% के करीब आबादी नौजवान है और मुलाजमतों के मसाइल हैं, ऐसे लोगों के लिए जो खुद भी रोज़गार के मौके पैदा करें और दूसरों को भी इसमें मदद दें, क्या मदद हुकूमत कर सकती है, क्या इंटरेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ ले सकती हैं और आने वाली हुकूमत का इसमें क्या रोल होगा, इन सब पर बात होगी। मेरे साथ मेहमान हैं सबसे पहले नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर के प्रोग्राम मैनेजर अहमद जुनैद, उनके साथ डॉक्टर सारा सईद खुर्रम मौजूद हैं जो कि सेहत कहानी के नाम से एक टेली प्लेटफॉर्म या डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाती हैं और ऐसी तमाम ख़वातीन जो डॉक्टर्स बन गई हैं लेकिन वो काम नहीं कर पाती क्योंकि घरेलू मसाइल की वजह से, बच्चों के मसाइल की वजह से वो घर से नहीं निकल सकती। इनके प्लेटफॉर्म की वजह से वो डिजिटल या टेलीकम्युनिकेशंस के ज़रिए से अपने मरीज़ों को देखती हैं। और उनके साथ मौजूद हैं हसन बिन रिजवान, मूनशॉट और सबक के बानी हैं। डिजिटल एनिमेशन में बहुत बड़ा इनका नाम है और सबक में ख़ास तौर पर बच्चों के लिए एनिमेशन बनाते हैं जिससे उनका सबक और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। और उनके साथ मौजूद हैं शहबाज हशमत, चाय विला के नाम से एक कैफ़े चलाते हैं और एक नया कारोबार शुरू करने में क्या मसाइल हैं अपनी ज़बानी हमें बताएंगे। और उनके साथ मौजूद हैं अनस नियाज, बायोनिक्स नामी कंपनी के बानी हैं जो प्रोस्थेटिक लिम्स यानी ऐसे आज़ा बनाती हैं जो मसनूई होते हैं और ऐसे लोगों के लिए जिनकी टांग या हाथ या कोई उज़्व ज़ाय हो जाए। और इनके आज़ा में ख़ास बात यह है कि उनमें सेंसर्स लगे होते हैं और वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं और फोर्ब्स मैगज़ीन में भी इनका इस सिलसिले में नाम आ चुका है। तो आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले अहमद आपसे मैं बात शुरू करूंगी, ये नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर क्या है और ये इंक्यूबेशन क्या होती है? आपका पहले तो बहुत शुक्रिया यहाँ आने का और इस मौजू पे बात करने का और इस चीज़ के बारे में डिस्कशन करने का। इंक्यूबेशन तो बेसिकली एक बिज़नेस आइडिया, अगर कोई बंदा भी किसी आइडिया पे काम करना चाहता है तो इट्स अ गुड वर्ड। आप उसको इंक्यूबेट करते हैं, आप उसको बिजनेसमैन, यंगस्टर्स, स्टार्टअप्स हु वांट टू सेट अप अ स्टार्टअप, उनको आप जब ट्रेन करते हैं तो दैट कैन बी कॉल्ड इंक्यूबेशन। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर क्या है? पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम का एक इनिशिएटिव है इग्नाइट टेक्नोलॉजी फंड के नाम से। इग्नाइट टेक्नोलॉजी फंड ने 2017-2018 में पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी, पाकिस्तान में इंक्यूबेशन सेंटर्स इस्टेब्लिश करने स्टार्ट किए और उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट मकसद यही था कि पाकिस्तानी यूथ को, पाकिस्तानी बिजनेसमैन को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी कि अपने स्टार्टअप्स पे खुद काम करें और अपने लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें। इस वक्त डॉक्टर सारा ये बताइएगा कि ये अपॉर्चुनिटी शुरू करने में आपको कितने मसाइल पेश आए और क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? देखिए, मैंने 2017 में कंपनी शुरू की थी सेहत कहानी के नाम से और जैसे आपने बयान किया, कंपनी का मकसद है कि जितनी भी डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान में जो किसी भी वजह से काम नहीं कर पाते, हम उनको पेशेंट से कनेक्ट करें। तो आई थिंक जो मुझे मसाइल का सामना हुआ वो सारे एंटरप्रेन्योर्स को ही कहीं ना कहीं फेस करना पड़ता है कि जब आप बिज़नेस बना रहे होते हैं, पर्टिकुलरली अगर आपका कोई बिज़नेस बैकग्राउंड नहीं है, जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ बाय प्रोफेशन और मैंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली बिज़नेस में, तो आई थिंक सबसे पहली चीज़ होती है कि आप बिज़नेस सीखें कैसे। और जैसे कि बता रहे थे, आई थिंक आई वाज आल्सो फॉर्चुनेट कि मैंने बहुत सारे इंक्यूबेटर्स में तो नहीं लेकिन एक्सेलरेटर्स में हिस्सा लिया जिन्होंने मेरी मदद की बिज़नेस को सीखने के लिए, कस्टमर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, मार्केटिंग के लिए। आई थिंक जो एक दूसरा चैलेंज होता है एंटरप्रेन्योर्स को, ख़ुसूसतन ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स को पाकिस्तान में, वो फ़ंड रेज़ करने के लिए होता है कि जब आप नया बिज़नेस बनाते हैं तो आपको पैसे चाहिए होते हैं उसको ग्रो करने के लिए। तो मुझे जो एक बड़ा चैलेंज रहा है वो ओवर द टाइम अपनी कंपनी के लिए पैसे रेज़ करने के लिए फ्रॉम डिफरेंट चैनल्स रहा है। तीसरी चीज़ ये कि आई थिंक बहुत सारी फीमेल लेड कंपनीज़ नहीं हैं पाकिस्तान में। जब आप बहुत सारे इदारों में जाके काम करते हैं तो एक खातून का कमरे में एंटर होना काफ़ी ऑड लगता है लोगों को। तो आई थिंक अपनी लीडरशिप को इस्टेब्लिश करना, अपनी अथॉरिटी को एज अ फीमेल लीडर इस्टेब्लिश करना और टू बी टेकन सीरियसली, कि लोग आपको सीरियसली लें कि आपको बिज़नेस आता है, आप काम करने के लिए आए हैं। आई थिंक वो नोशन सेट करना थोड़ा चैलेंजिंग था मेरे लिए।
हसान, आप एक बिल्कुल मुख्तलिफ काम करते हैं और आपके क्लाइंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल भी हैं। आप उन लोगों में से हैं जो पाकिस्तान में ज़र मुबादला भी ला रहे हैं, तो कितने लोग आपके लिए काम कर रहे हैं और ये जो एक मुख्तलिफ किस्म का आइडिया था, ये सेट करने में आपको क्या मसाइल पेश आई? गवर्नमेंट ने आपकी क्या मदद की और कहाँ नहीं की? हमारा जो जिस काम की आप बात कर रही हैं वो एनिमेशन या CGI और VFX प्रोडक्शन से रिलेटेड है। हमारे क्लाइंट जो हैं वो पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, हम पाकिस्तान में बैठ के उनको सर्विस करते हैं। और जब ये काम हमने स्टार्ट किया था सबक की जर्नी के दौरान तकरीबन 2020 में, जब हमने ये काम शुरू किया तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट की सपोर्ट के बारे में हमें इतना अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि हम छोटे स्मॉल मीडियम बिज़नेस सेक्टर से थे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में गवर्नमेंट की सपोर्ट अभी अवेलेबल नहीं है। काफ़ी सारे नए इक़दाम ऐसे हैं जिनसे आगे सपोर्ट मिलेगी, बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कैपिटल होती है, जो पाकिस्तान में रेज़ करना बहुत मुश्किल है फॉर वेरियस रीजंस। उसके अलावा यहाँ से बैठ के जो एक बड़ा चैलेंज होता है पाकिस्तान में, वो किस तरीके से आप पेमेंट और ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। अगेन सम ऑफ दोज थिंग्स आर इम्प्रूविंग, मगर जब हमने स्टार्ट किया था 4 साल पहले, उस वक्त चैलेंजेस थे। पाकिस्तान में कंपनी बैठी है, उसने बाहर अपना बैंक अकाउंट खोल के किस तरीके से पैसा रिमिट करके पाकिस्तान में लाना है, वो बहुत आसान तरीके नहीं है। शहबाज, ये बताइए कि आपका जो है वो बिज़नेस एक कैफ़े, पाकिस्तान में बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, लेकिन एक नौजवान जिसके पास कम सरमाया हो, क्या वो ख़ुद से एक बिज़नेस शुरू कर सकता है? करने को तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इनिशियली उनको बहुत सारे मसाइल का सामना होता है। जैसे मैंने भी जब ये अपना चाय वाला जब मैंने स्टार्ट भी इस वजह से, क्योंकि सिर्फ अगर आप एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आप जॉब कर रहे हैं या आप किसी सरकारी इदारे में भी आप जॉब करें, तो सिर्फ सैलरी से आप गुजारा नहीं है, क्योंकि चीज़ें इतनी महंगाई हो गई हैं, हर चीज़ जो है वो आउट ऑफ रीच है। सिर्फ सैलरी के ऊपर अगर आप डिपेंडेंट रहेंगे तो बहुत मुश्किल है। तो कुछ स्टार्ट करना था, तो मैंने भी किया कि मेरी जॉब भी साथ में चलती रहे और एक छोटा मोटा बिज़नेस मैं स्टार्ट करूं। अब वो स्टार्ट तो कर लिया, लेकिन अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पे इतने सारे मसाइल भी हो सकते हैं। किसी भी चीज़ को ले लें आप, सरकारी इदारों को ले लें या गैर सरकारी इदारों को ले लें, जिसको जहाँ मौका मिलेगा वो आपके पास आएगा और आपको नोचेगा। कराची में आप काम करते हैं, कराची भत्ता में तो आप बहुत देते ही मुश्किल, होंगे। बिल्कुल भत्ता, इसके बगैर हम कर नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ यहाँ मुफ्त पे चाय पानी भी पिलाना पड़ता होगा चाय आपको। पानी पिलाना पड़ता है। उसके बाद फिर आप दूसरी तरफ आ जाएं तो गवर्नमेंट जिन चीज़ों के रेट फिक्स करती है, उन रेट्स के ऊपर आपको कभी भी वो चीज़ नहीं मिलेगी। अनस, ये बताइए, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के आम नौजवानों की, और आम नौजवानों के पास सरमाया नहीं होता, एसेट्स भी नहीं होते। कैसे शुरू करें वो, उनको कहाँ से मदद मिल सकती है? सो बेसिकली अगर मैं अपनी एग्जांपल लूँ तो कमिटमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है आपको, कभी भी आप कोई भी बिज़नेस करना चाहें। जब हमने इनिशिएटिव लिया कि हमें एक सोशल एंटरप्राइज बनानी है, मैंने और अवेस ने, और सरमाया भी नहीं था, वो हमने अपनी ही पॉकेट से कलेक्ट करके और इनिशिएट किया। तो आई थिंक जब आप एज अ एंटरप्रेन्योर सोचते हैं और जब आपकी एक पैशन होता है, तो यू फिगर आउट द वेज, आपको रास्ता कहीं ना कहीं से ढूंढ लेते हैं। और सबसे अच्छी, पाकिस्तान में सरमाया अवेलेबल बेशक बड़े स्केल पे नहीं होगा, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो फैमिलीज़ और जो फ्रेंड्स का सर्किल है वो इतना ज़्यादा वेल कनेक्टेड होता है कि आप किसी से भी जाके काइंड ऑफ एक छोटा सा फेवर कुछ टाइम के लिए ज़रूर ले सकते हैं। लोग अपनी शादियों के लिए तो यहाँ पे लोग पैसे ले रहे होते हैं, लेकिन आई थिंक अगर इस कॉन्सेप्ट को चेंज करके बिजनेस के लिए पैसे लेना शुरू करें तो उससे पूरे मुल्क की ग्रोथ हो सकती है। ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया दिया है कि जितने पैसे शादी के लिए मांगते हैं, पहले बिजनेस शुरू कर लें और फिर शादी कर लें, थोड़ी प्रायोरिटीज़ चेंज कर लें। अच्छा, पाकिस्तान में नया बिज़नेस शुरू करने के मसाइल क्या हैं और जो बिज़नेसेस चल रहे हैं उनके मसाइल क्या हैं? आप में से बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी के शोबे से वाबस्ता हैं और आप में से बहुत सारे लोगों का ताल्लुक इंटरनेट से है। पाकिस्तान में तो इंटरनेट की स्पीड्स का मसला रहता है, आए दिन इंटरनेट बंद हो जाता है, मुहर्रम का जुलूस हो तो इंटरनेट बंद, अभी सुना है इलेक्शंस के करीब इंटरनेट बंद होने वाला है। क्या फ़र्क पड़ता है आप पे? अगर मैं आपसे शुरू करूँ हसन। हमारा काम ही बंद हो जाता है, अगर इंटरनेट बंद हो जाता है हमारा काम बंद हो जाता है। मैं छोटी सी एग्जांपल दूं, आज दोपहर में मेरी टीम का जो चैनल है उसके ऊपर मैसेज आया था कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी डाउन हो गई है क्योंकि किसी केबल में मसला आ गया। और चूँकि हमारा काम ही इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ है, तो और चूँकि जो काम की नौइयत है वो भी बड़ी ऐसी है जिसमें बहुत ज़्यादा डेटा थ्रूपुट चाहिए, वीडियो है, एनिमेशन है, कंटेंट है। सो इंटरनेट की अवेलेबिलिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और ऑल्दो पाकिस्तान में एक फ़ायदा ज़रूर है कि पाकिस्तान में ग्लोबली शायद सबसे ज़्यादा सस्ता इंटरनेट है, मगर उसके बावजूद इंटरनेट की रिलायबिलिटी शायद उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे बहुत सारे बिजनेसेस को ज़रूरत होती है।
तो उसके ऊपर गवर्नमेंट की सपोर्ट से बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हुई है, मगर आई थिंक अभी भी पाकिस्तान के अंदर हाई स्पीड कनेक्टिविटी स्पेशली थ्रू केबल फाइबर उसकी ज़रूरत है, स्पेशली इन बिग सेंटर्स लाइक कराची, और कराची में जो हब हैं टेक्नोलॉजी के जैसे कि शारा फैसल है। कभी आप लोगों ने कोई डेडलाइंस मिस की हो इंटरनेट ना होने की वजह से, या फॉर एग्जांपल बिजली जाने की वजह से? बिजली जाने की वजह से हमें बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ा था हमारे पिछले ऑफिस में। वहाँ पे एक दफ़ा 2.5 दिन के लिए बिजली नहीं थी। हमारा अपना बैकअप जनरेटर था जो कि हम सिर्फ 8 घंटे चला सकते थे। तो हमें बाकायदा एक टाइम आया था कि पूरे ऑफिस में तकरीबन 50+ लोग थे, उन सबको हमने कहा कि लाइट नहीं है और जनरेटर को हमने 2 घंटे की ब्रेक देनी है, तो लोग ऑफिस के अराउंड वॉक अराउंड कर रहे थे। और आप ये खुद अंदाज़ा लगाएं कि अगर एक पर रिसोर्स अगर मैं कॉस्टिंग निकालूं तो आई हैव इन दैट मोमेंट ईजिली लॉस्ट मोर देन $3,000-4,000। तो आई थिंक ये ज़रूरी है कि एटलीस्ट मेन सेंटर्स में बिजली की रवानी जो है उसको मुमकिन बनाया जाए। अनस, कोई आपको उम्मीद नज़र आती है, सियासी पार्टियां आती हैं आप लोगों के पास पूछने के लिए कि आपके लिए क्या किया जा सकता है? क्योंकि देखिए, सारी पार्टी इस बात करती हैं कि हमने नौकरियां देनी है, लेकिन सरकारी नौकरियां तो इतनी हैं नहीं देने के लिए। नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली अगर हम सिर्फ पॉलिटिकल लोगों से उम्मीद लगाएं तो आई थिंक हम में से यहाँ पे कोई भी अपना बिजनेस कुछ भी नहीं कर सकता। सो अगेन जब आपने पाकिस्तान में काम करना है तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए कि आप किसी से उम्मीद नहीं लगा सकते। यू हैव टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन। तो पाकिस्तान में आपका जो रेजिलियंस लेवल है वो बहुत डिफरेंट स्केल पे हो जाता है। इट्स नॉट नॉर्मली सीन अराउंड द वर्ल्ड, और उनके जो चैलेंजेस हैं वो ऑफ कोर्स हमारे साथ मैच नहीं कर रहे होते। जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं या जॉब्स क्रिएशन की बात करते हैं तो ग्लोबल स्केल पे भी ये चीज़ कन्वेंस करना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए कि हम पाकिस्तान के अंदर हमारी बेसिक जो ज़रूरतें हैं, जिस तरह से अगर हम इंटरनेट को ही कंटिन्यू करते हैं कि पहले एक दुनिया में कहा जाता था कि अगर आपने दुनिया में तरक्की करनी है, मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाना है, तो आपको रोड्स एंड रेलवेज़ बनाने चाहिए सबसे पहले। लेकिन आजकल के दौर में मैं समझता हूँ इंटरनेट सबसे पहले प्रायोरिटी के ऊपर होना चाहिए ताकि आप दुनिया के साथ एक ग्लोबल विलेज के अंदर शामिल हो सकें। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में क्या आप लोग पॉलिसी डिसीजंस में, सरकार जो नई हुकूमत फॉर एग्जांपल आएगी या जो भी पार्टी हुकूमत में होती है, उनको ये मशवरे देते हैं, और कितनी रिसेप्शन है आप लोगों के मशवरों की? पॉलिसी फॉर्मुलेशन डज टेक टाइम, वी नीड टू अंडरस्टैंड, वो गवर्नमेंट के लेवल पे है। लेकिन जो बात हो रही थी, हम जब बात करते हैं कि हमने पाकिस्तान को सेलेबल बनाना है इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए, तमाम स्टार्टअप्स का सबसे बड़ा चैलेंज है फंड रेजिंग। अगर इस मुल्क की सबसे बड़ी प्रेस की खबर ये लगे कि पाकिस्तान में 3 दिन के लिए इंटरनेट बंद है, तो आई थिंक सारा शाम एंड अनस बता सकते हैं कि कैसे आप एक फॉरेन इन्वेस्टर को पाकिस्तान के स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑल ऑफ अस एंड द गवर्नमेंट इज ऑन द सेम पेज, बट हमारी सुनवाई डेफिनेटली है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है? हसन, आपके तो क्लाइंट्स हैं, लेकिन क्या इन्वेस्टर्स भी हैं कोई फॉरेन? कितनी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि बाहर के लोग आएं और आपकी बिजनेस में पैसा लगाएं? देखिए, बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं ना, वो ना सिर्फ कैपिटल लेके आते हैं बल्कि इनसाइट्स भी लाते हैं, नॉलेज भी लाते हैं, मार्केट एक्सेस भी लेके आते हैं। तो बाहर के इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनका रिटर्न जो है वो डॉलर में कंपेरेटिव हो कंपेयर टू अदर मार्केट्स वेयर दे कैन इन्वेस्ट। एक तो पाकिस्तान का अपना रिस्क एपेटाइट हर इन्वेस्टर के लिए है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का रिस्क पोर्टफोलियो थोड़ा सा ज़्यादा है। फिर अगर उसके साथ साथ गवर्नमेंट की पॉलिसी आजकल स्पेशली ऐसी है कि प्रॉफिट रिपैट्रिएशन जो है उसके ऊपर बड़ी लिमिटेशन है। बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो अपना प्रॉफिट जो है बाहर नहीं ले जा पा रही, क्योंकि डॉलर्स की आउटवर्ड फ्लो को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया गया है। ये चीज़ें शॉर्ट टर्म में तो आप सर्वाइवल के लिए ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा कंट्री को पीछे ले जाती हैं, बिकॉज जो बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ हैं वो अपने होराइजन देखती हैं 10 to 20 ईयर्स का। अगर आप उनको 1-1 साल में शॉर्ट टर्म पॉलिसी में बिल्कुल 180 डिग्रीज के टर्न्स करें तो वो फिर पाकिस्तान को सीरियस मार्केट कंसिडर नहीं करेंगी। शहबाज, आपके मसाइल इस सब से बहुत मुख्तलिफ हैं। इंटरनेट का मसला शायद आपको नहीं होता होगा, बिजली का तो आपको भी होता होगा। मुझे सिर्फ बिजली का नहीं, मुझे गैस का भी मसला होता है, और सिर्फ मुझे नहीं, यहाँ पे हम जितने भी मौजूद हैं इनके घरों में आप अगर इनसे पूछें तो गैस ना होने के बराबर है। लेकिन आपके बिजनेस को कितना नुकसान है? महीने में कितने रुपए का आप कह सकते हैं कि नुकसान है गैस ना होने की वजह से? गैस ना होने की, गैस का तो खैर अब कमर्शियल कनेक्शन अगर आप लेने के लिए जाएं तो आपको नहीं मिलेगा, हमने सिलेंडर ही यूज़ करना है। तो सरकार की तरफ से तो हमें कुछ भी नहीं है, इसके अंदर हमारे घरों में गैस नहीं है तो हमारे बिज़नेस के लिए कहाँ से आएगी, और अगर आती भी है तो वो इतनी स्लो है कि आप उसके ऊपर कुछ कर नहीं सकते। तो हमें तो सारी चीज़ें खुद ही मैनेज करनी है।
और कराची का मौसम भी ऐसा है, गर्मी ज़्यादा है, आपके कैफ़े में लोग कैसे बैठेंगे अगर पंखे नहीं चल रहे हैं या एयर कंडीशनिंग बिल्कुल नहीं इस तरीके का है। हमें खैर हमारा तो आउटडोर सेटअप है, तो हमें फैंस की तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और हमारे पास जो स्टोरेज है, जैसे चिकन है हमारे पास, अगर दूध रखा हुआ है तो उनको स्टोर करने के लिए तो हमें फ्रीज़र ऑन रखना है, तो वो फिर हमारी सारी चीज़ें ख़राब होती हैं। तो अगर- जनरेटर पे रखते होंगे, उसका खर्चा बहुत ज़्यादा होता होगा। जनरेटर्स फ़िलहाल तो अगर छोटे बिज़नेस के लिए अगर मैं जनरेटर रखूँगा तो मेरी कॉस्ट मुझे वो देखनी पड़ेगी पहले, वो मेरे लिए ज़्यादा ख़तरनाक है। अनस, ये बताइए कि एक नौजवान को हम क्या मैसेज दे सकते हैं कि ये सारे मसाइल जो आप लोगों ने बताई, माना कि आप लोग सक्सेस स्टोरीज़ हैं, मगर आप लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे? ये सारे जो मुसीबतें थी, ये हर्डल्स थे, इसको आपने कैसे ओवरकम किया? सो आई थिंक अगर एक नटशेल में बात करते हैं तो आपका पैशन होता है जो आपको ड्राइव करता है। पाकिस्तान में बहुत सारे चैलेंजेस हैं और रोज़ाना चैलेंजेस चेंज होते रहते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आज आप सुबह उठें तो आपको पता हो कि आज मैंने ये चैलेंजेस फेस करने हैं। सो इसीलिए यहाँ पे जो जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, दे आर ऑलवेज लाइक वर्किंग। उनका आज हर सेकंड के बाद कोई ना कोई नया प्रॉब्लम उनके सामने आ जाता है, या डिफरेंट गवर्नमेंट आती है तो वो डिफरेंट मसाइल साथ लेकर आती है, तो ये बड़े चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं। और सिर्फ एक ही चीज़ आपको मोटिवेट कर रही होती है, जो आपका एक विजन हो कि हमने किसी ना किसी तरीके से बुरे हालात में भी अपने आप को एक ऐसी जगह पे लेके जाना है दुनिया में जहाँ पे लोग आपको मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर तरीके से रिकग्नाइज़ करेंगे कि पाकिस्तान जैसे मुल्क से एक ऐसा स्टार्टअप या एक ऐसी कम्युनिटी निकल के बाहर आई है और वो अब पूरी दुनिया को सर्व कर रही है। तो आई थिंक एक विजन है जो आपको ड्राइव कर सकते हैं। अदरवाइज प्रॉब्लम्स, अगर आप प्रॉफिट्स की बात करें तो पिछले साल जो आपके डॉलर्स के हिसाब से कन्वर्जन्स बनती हैं, आपने बेशक ज़्यादा काम किया हो, अगेन वो वापस माइनस में चले जाते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस और पाकिस्तान के साथ जो एसोसिएट कर। तो आप लोगों को, लेट्स से डॉक्टर सारा आपसे पूछती हूँ, कोई ऐसा लम्हा जब आपको मायूसी हुई हो और आपको लगा हो कि अब आगे नहीं जा सकते, अब ये बिजनेस बंद करना पड़ेगा? देखिए, एंटरप्रेन्योर जब आप एक बिज़नेस बनाते हैं तो उसमें हर दिन फेलियर होता है, हर दिन एक ना एक ऐसा चैलेंज आता है कि आपको लगता है कि बस अब छोड़ देना चाहिए। बट आई थिंक इसीलिए एंटरप्रेन्योर्स अपने पर्पस से बहुत कनेक्टेड होते हैं, अपने पैशन से बहुत कनेक्टेड होते हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो चाहे जितना भी बड़ा डिज़ास्टर हो जाए, मुझे ये पता होता है कि आज रात अगर मैं सो रही हूँ तो किसी न किसी पेशेंट की हमारी ऐप पे हेल्प हुई है। फ़र्क उस वक्त पड़ता है या दुख उस वक्त होता है जब, फॉर एग्जांपल, जब इंटरनेट बंद हुआ पूरे पाकिस्तान में, उस वक्त हमारा एक पेशेंट जो डायबिटीज़ की वजह से कोमा में जा रहा था, उसने हमारी ऐप पे कॉल किया था और उसका कनेक्शन नहीं हो सका डॉक्टर से। हमने पहले ही एंटिसिपेट करके एक हेल्पलाइन लॉन्च करी थी, तो उसने उस हेल्पलाइन पे कॉल किया। तो जब ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं तो थोड़ा सा दुख होता है कि हम इतनी मेहनत करते हैं, वो मेहनत शायद पीछे चली जाती है इन इस तरह की चीज़ों की वजह से। बट आई थिंक अगर आप अपने पर्पस एंड पैशन से कनेक्टेड हैं तो ये फेलियर्स एंटरप्रेन्योरियल लाइफ में आते हैं और सबको इसकी आदत होती है। हम सिर्फ ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो सपोर्ट एक इकोसिस्टम को चाहिए होती है, जिसमें पॉलिसी है, जिसमें टैक्सेशन के मसाइल हैं, जिसमें फ़ंड रेजिंग के मसाइल हैं, वो थोड़ी आसानी से हमारे लिए सॉल्व किए जा सकें। और ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वी आर ऑलवेज अ पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन। लेकिन जो हम अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाली गवर्नमेंट से, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उन पॉलिसीज़ पे इम्प्लीमेंटेशन हो और सोल्यूशन ओरिएंटेड गवर्नमेंट आए, तो जितने हमारे मसाइल हैं उनके सोल्यूशंस अर्ली निकल सकें, ताकि हम ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा स्पीड से काम कर सकें। क्योंकि ग्लोबल कंपटीशन बढ़ रहा है, डिजिटल हेल्थ की मार्केट जो है वो बहुत तेज़ी से आगे जा रही है। तो अगर हम भी उस स्पीड से काम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम बहुत मेहनत करके भी पीछे रह जाएंगे। अहमद, ये बताइए, आपने कहा कि पॉलिसी में कंटिन्यूएशन भी आपने देखी, हर सियासी गवर्नमेंट ने आप लोगों को सपोर्ट किया, आपने कहा कि आपकी छोटी सी कम्युनिटी है, एक दूसरे को सपोर्ट करती है। क्या वजह है कि इसके बावजूद इग्नाइट का डेटा ये कहता है कि पिछले 10 साल में सिर्फ 800 स्टार्टअप्स शुरू हुए, एक ऐसे मुल्क में जिसकी आबादी अब 24 करोड़ है? आई थिंक अगर आप पाकिस्तान की भी अगर हिस्ट्री उठाएं, एंटरप्रेन्योरशिप इटसेल्फ इज़ अ वेरी कूल टर्म जो बड़ी रिसेंटली आनी स्टार्ट हुई है। व्हेन आई वाज स्टडीइंग 2010-11 में मैंने ग्रेजुएट किया, वी वर ओनली टोल्ड कि जॉब्स को परस्यू किया जाए, एज कैरियर्स को परस्यू किया जाए। आई थिंक इट इज़ अ बिहेवियरल चेंज, एक माइंडसेट का भी चेंज आ रहा है। 800 स्टार्टअप्स डॉक्यूमेंटेड, रजिस्टर्ड विद इग्नाइट पोर्टल तो हैं, लेकिन आई एम श्योर इसके बियॉन्ड भी बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होंगे, दोस्त इफ दे हैव नॉट साइंड अप, लेकिन इसकी सक्सेस को थोड़ा बहुत टाइम भी लगेगा। आपने इतनी ऑलरेडी डिस्कशन कर रहे थे चैलेंजेस की। इट इज़ डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस इन अ कंट्री जिसके पॉलिटिकल आउटलुक, फाइनेंशियल आउटलुक इतनी चैलेंजिंग हो। मैं एक छोटा सा पॉइंट इसमें ऐड करना चाहती हूँ।
आई थिंक हम बहुत बात करते हैं आइडिया स्टेज स्टार्टअप्स की, लेकिन अपने एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है कि बहुत सारे ऐसी कंपनीज, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स, खसूसतन फीमेल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो बहुत एम्बिशन से आइडिया स्टार्ट करते हैं, 6-7 महीने बिजनेस रन करते हैं और फिर उनको वो फंडिंग या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि वो बड़ा इम्पैक्ट कर सकें, और वो फनल होता है जिसको वो तोड़ नहीं पाते और आगे नहीं बढ़ पाते और वहाँ पे उनका बिजनेस बंद हो जाता है। आई थिंक द फोकस नीड्स टू बी ऑन दीज कंपनीज जिन्होंने अपने आइडिया को प्रूव कर लिया है, प्रोडक्ट मार्केट फिट कर लिया और वो ग्रोथ करने जा रहे हैं, लेकिन उनको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही क्योंकि फंडिंग और पॉलिसी रिलेटेड चैलेंजेस की वजह से उनका सेक्टर ग्रो नहीं कर रहा। अगर हम इन पे भी कॉन्सेंट्रेट कर लें, सो वी डोंट नीड मोर देन 100 कंपनीज टू टेक पाकिस्तान टू द नेक्स्ट लेवल। बिल्कुल ठीक। तो हम कैसे फोकस करें उन कंपनीज पे जिन्होंने अपने आइडिया को एस्टैब्लिश कर लिया है लेकिन वो ग्रो नहीं कर पा रही? तो अब इलेक्शंस होने वाले हैं, ये बताएं कि एक सियासी हुकूमत या इलेक्शंस में आप लोगों का क्या इंटरेस्ट है? अगर हम आपसे शुरू करें शहबाज। मेरा इंटरेस्ट जो भी आएगा वो भी आके हमें, जिसको जहाँ मौका मिलेगा वो आके हमें लूट के जाएगा। आपका नहीं, आपको कोई उम्मीद नहीं है कि कोई ऐसा आए जो शायद आपको फैसिलिटेट करे, फंडिंग प्रोवाइड करे? कोई नहीं आएगा। आपको बैंक से लोन मिलता है? नहीं। अच्छा। बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब मैं अगर लोन के लिए अप्लाई भी करूँगा तो मुझे कुछ ना कुछ रखाना पड़ेगा और रखाने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं। तो ये जो मसला है, आप लोगों में से किसी को अगली आने वाली हुकूमत से कोई तवक्को, कोई उम्मीद? अनस? आई थिंक अभी तो ये भी क्लियर नहीं है कि इलेक्शंस होंगे किस तरह से, एंड सारी चीज़ें बड़ी डिबेटेबल हैं। सो उम्मीद आई थिंक अब इस वक्त जितने भी स्टैब्लिश एंटरप्रेन्योर्स हैं पाकिस्तान में, जिस भी तरह से उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया, वो शायद पाकिस्तान से ज़्यादा बाहर फोकस कर रहे हैं। दे आर टारगेटिंग इंटरनेशनल मार्केट, जो कि हमारे लिए एक पॉजिटिव बात भी है कि चलें मुश्किल हालात में अब आपने बाहर देखना शुरू किया है कि आप बाहर कितने अच्छे से कॉम्पीट करके और अपने आप को एक्सपेंड कर सकते हैं ग्लोबली। लेकिन आपका तो बाहर शहबाज जा भी नहीं सकता, आपका तो कैफे है यहाँ। हमें तो यहीं रहना है, हमारे लिए भी तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आपके पास अगर कोई बड़ा सियासी लीडर आए और पूछे कि आपको क्या चाहिए, तो आप क्या मांगेंगे? सुकून। जो आ रहे हैं हमारे पास उनसे छुटकारा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग जो हैं वो आते हैं। अभी कुछ टाइम पहले हमारे साथ एक हादसा कहूँगा मैं तो, ये हुआ कि जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि बहुत सारे लोगों को हमें भत्ता देना पड़ता है। अब एक सीट के ऊपर एक बंदा बैठा हुआ है, उसके ऊपर उसका कोई बॉस चेंज हो जाता है, फिर हमें तो नहीं पता वो कौन है, हम उसको जानते नहीं हैं। हमने उसको रिजेक्ट किया तो वो हमारी सारी चीज़ें उठा के ले गए, मेरी सारी टेबल्स चेयर्स वो उठा के ले गए। अब क्या करें, हमें तो नहीं पता ना आगे क्या है। फिर पता चलता है कि भाई वो हमारे बॉस हैं, वो चेंज हो गए, तो अब बॉस के पास भी जाना पड़ेगा, उनको सलाम करना पड़ेगा। अच्छा, तो कोई फिक्स्ड भत्ता नहीं है मंथली? नहीं, वो बॉस के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। बॉस का क्या मूड है, भत्ता डिपेंड करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। हसन, आपको भी कहीं भत्ता देना पड़ता है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, हमें भत्ते की प्रॉब्लम से या टेंशन से हम दूर हैं। मतलब नौजवानों को चाहिए आईटी सेक्टर में इसीलिए चले जाएं कि भत्ता फ्री बिजनेस कर देखें, बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने सही बात की, और सिर्फ भत्ते ही की वजह से नहीं। जहाँ तक नई सियासी हुकूमत की बात है, आई थिंक हम पर्सनल कैपेसिटी में तो उनसे कोई उम्मीद नहीं रखते, मगर हम ये ज़रूर समझते हैं कि पिछले 1.5 सालों में जितने भी पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं, जो पाकिस्तान को मैनेज करते हैं, रन करते हैं, पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं, वो तमाम इंस्टीट्यूशंस, आई थिंक उन्होंने देख लिया है कि पाकिस्तान के पास अब कोई वे आउट नहीं है। हम पाकिस्तान के साथ मजाक नहीं कर सकते, खेल नहीं सकते। हमने पाकिस्तान को एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पे रखना है अगर हमने अपनी सस्टेनेबिलिटी को इम्पोर्टेंस देनी है। अच्छा डॉक्टर सारा, अगर आपसे ये पूछूं कि लेट्स जस्ट से कि कोई ऐसी गवर्नमेंट आती है जो वाकई कुछ करना चाहती है, तो वो क्या चंद स्टेप्स हैं, 1 या 2, जो शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट डालें और आप लोगों को महसूस हो? देखिए, अगर शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि पिछली गवर्नमेंट्स की जो अच्छी पॉलिसीज़ थी उनको रिव्यू करें, क्योंकि पॉलिसी कंटिन्यूएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हर आने वाली गवर्नमेंट पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करना चाहती है। अभी ही एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव रेस किया है केयरटेकर गवर्नमेंट ने, जिसके अंदर स्टार्टअप फंडिंग को डी रिस्क किया है कि अगर एक एफडीआई आ रहा है पाकिस्तान में तो गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करेगी कुछ डॉलर्स देके, ताकि वो डी रिस्क हो जाए। आई थिंक दिस शुड कंटिन्यू। तो फर्स्ट थिंग, कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी। सेकंड, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे हसन भी कह रहे थे, उनको बिठाएं, उनसे उनकी सजेशंस लें, उनको कंसोलिडेट करें और फिर उन पे इम्प्लीमेंटेशन करें फेज़ वाइज, और एक काउंसिल या कोई चेक पॉइंट बनाएं जो उसकी अकाउंटेबिलिटी क्रिएट कर सके। तीसरी, हमें एफडीआई लाना है कंट्री के अंदर, हमें फॉरेन डोनर्स या फॉरेन फंडिंग लानी है, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, उनको बुला के पूछें कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, उनका डॉलर लाना और डॉलर वापस ले जाना
रेमिट करके उसको आसान बनाएं। अच्छा, ये बताइए कि हमारे यहाँ तालीमी निज़ाम में भी कोई चेंज की ज़रूरत है क्या? हमारे तालिब इल्मों को बताया जाता है कि नौकरी के अलावा भी मौक़े हैं। आपको क्या पता था कि नौकरी के अलावा भी आपके पास कोई ऑप्शन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो खैर नौकरी ही कर रहे थे, जब नौकरी से हमारा, क्योंकि इमरान खान को जब हटाया गया उसके बाद जब नई गवर्नमेंट हमारे पास आई है तो चीज़ों की महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई कि पहले अगर 2 रोटी खा रहे थे तो वो आधी हो गई, 1 पे आ गए। अब घर में बाकी लोग तो हैं, क्या करें, कुछ तो करना है। तो फिर ये कि स्टार्टअप लिया। अब इस स्टार्टअप के लेने के बाद भी इसके अंदर जो मसाइल आ रहे हैं तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा हमें। तो आपको लगता है कि ये जो आपने कैफ़े शुरू किया है इसको आप जारी रख पाएंगे? मुश्किल लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट बहुत मुश्किल लग रहा है। अब हम इसको मज़ीद अपग्रेड करने का हम प्लान कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि जैसे आपने पहले पूछा था कि लोन के मसले मसाइल जो हैं, अगर हमें कहीं से लोन मिल जाए तो हम इसको अपग्रेड करेंगे। हम फैमिली एरिया हम बनाना चाह रहे हैं, जिसके लिए हमें एक्स्ट्रा फंड्स की ज़रूरत है, जो कि फ़िलहाल हमारे तो पास अगर नहीं है। आपको पैसे मिल जाए कहीं से, बैंक से लोन मिल जाए, तो आप बिजनेस जारी रख सकेंगे? और अगर ना मिले तो खतरा है कि आपका बिजनेस, क्या इतना ज़्यादा फ़र्क है लोन मिलने? बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि अभी जो हमारे पास जो ऑडियंस है वो भी हमारे जैसे ही हैं, घर से परेशान हुए हुए हैं। एक चाय के होटल के ऊपर आके अगर कुछ दोस्त बैठ रहे हैं तो कितना खा पी लेंगे। वो सिर्फ अपने मसले मसाइलों से, घरों से परेशान होके एक फ्रेंडली माहौल में आके बैठते हैं हमारे पास। हम चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे फैमिली एरिया बनाएं, जिसके लिए हमें एक्स्ट्रा फंड्स की ज़रूरत है और मिल नहीं रहा है। पाकिस्तान में कितना, मतलब बैंक्स के थ्रू या गवर्नमेंट के थ्रू या गैर सरकारी इदारों के थ्रू कितना लोन अवेलेबल होगा? आपको कुछ आइडिया है अहमद? आई थिंक इट वेरीज। पीएम यूथ इनिशिएटिव एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था जिसमें बहुत कम मार्जिन ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर एक लोन प्रोवाइड किया जा रहा था। बैंक्स भी आई थिंक सारा हसान और अनएसपीस पे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकेंगे, लेकिन बैंक्स को भी देयर इज़ अ चेंज व्हिच कैन बी सीन इन द लैंग्वेज ऑफ बैंक्स एज वेल। आई थिंक मैं सिर्फ ये ऐड करना चाह रही थी कि जो टेक्नोलॉजी बिजनेसेस होते हैं उनके लिए लोन लेना इज़ नॉट फीजिबल, क्योंकि आप प्रॉफिटेबल नहीं होते। ठीक है, आपको ग्रोथ फंडिंग की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान में क्योंकि इनफ, आप थोड़ा सा फर्क बताएंगी, ग्रोथ फंडिंग में और लोन लेने में क्या फर्क है? देखिए लोन ये होता है कि आप किसी से उधार पैसे लेते हैं, आपको इंटरेस्ट पे वो वापस करना होता है। जब आप फंडिंग लेते हैं किसी से तो आप उसको अपनी कंपनी में शेयर होल्डर बनाते हैं या उससे वादा करते हैं एक नोट के जरिए कि मैं आपको अपनी कंपनी में शेयर होल्डर बनाऊंगा, और वो आपकी कंपनी के शेयर्स दे लेते हैं। तो जब आपकी कंपनी ग्रो करती है, प्रॉफिटेबल होती है, सक्सेसफुल होती है, शेयर की वैल्यू बढ़ती है, तो इन्वेस्टर को रिटर्न मिलता है। इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, पाकिस्तान के बहुत सारे बड़े सेठ या बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो पैसा मुल्क से बाहर ले जाना चाह रहे हैं। आप उन्हें कैसे कन्विंस करेंगे कि ये पैसा पाकिस्तानी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर दें? हसन, आप कैसे कन्विंस करेंगे? देखिए, अगर वो पाकिस्तान से पैसे बाहर लेके जा रहे हैं तो किसी न किसी ग्रे चैनल से लेके जा रहे होंगे ऑब्वियसली, और उस पैसे को पाकिस्तान से बाहर डिक्लेयर करना भी उनके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। और जिस तरीके से ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम इंटरकनेक्टेड है तो पाकिस्तान के से पैसे गैर कानूनी तरीके को इस्तेमाल करके बाहर ले जाना फ्यूचर में उनके लिए बड़ा नुकसानदेह हो सकता है। अगर उनके लिए नहीं तो उनकी जनरेशन के लिए। आई थिंक उनके लिए इम्पॉर्टेंट ये बात समझना है कि पाकिस्तान में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि डॉक्टर सारा ने बात की कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, जिसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अमूमन सरमाया आप डालते हैं तो आप रिस्क की एपेटाइट होती है। जब भी वो उन्होंने इतना पैसा बनाया उनके अंदर डेफिनेटली रिस्क एपेटाइट होगी, जब भी उन्होंने रिस्क लिया रिटर्न मिला। तो पाकिस्तान के अंदर अगर टेक्नोलॉजी सेक्टर में वो इन्वेस्ट करें और अपनी बिज़नेस एक्सपर्टीज़ को भी ऐड करें तो आई थिंक पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे नौजवान मौजूद हैं जो कि ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर रहे हैं और उन्होंने अपनी जगह बनाई है। अच्छा, बिल्कुल हम प्रोग्राम रैप करने वाले हैं। आखिरी सवाल की तरफ आते हैं, अनस आपसे भी और शहबाज आपसे भी, कि किसी सियासी पार्टी के मंशूर में या उसके लीडर्स की बातचीत में आपको लगता है कि एक छोटे कारोबार के लिए कोई, आप जैसे लोगों के लिए कोई जगह है? अनस? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब तक जितनी भी स्पीचेस आप देखते हैं इट्स ऑल अबाउट ब्लेम गेम। एक दूसरे के ऊपर ब्लेम्स कर रहे होते हैं। कोई पॉलिसी, कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स की कोई बात नहीं कर रहा होता, या कोई ये नहीं बता रहा होता कि आगे चल के मुल्क के हालात स्टार्टअप्स के लिए, नए बिजनेसेस के लिए या टेक्नोलॉजी फेवर इन्वायरमेंट के लिए क्या किए जाएंगे। तो आई थिंक जब हम उनकी बातें सुनते हैं तो हम ऐसा लगता है शायद हम 100 साल पुरानी बातें सुन रहे हैं और आज भी वहीं खड़े हैं जहाँ पे पहले थे। शहबाज? बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि ये तो आप बिज़नेस को, स्टार्टअप्स के लिए आप पूछ रही हैं। यहाँ पे तो आवाम भूखी मर रही है, पानी नहीं है, उनको बिजली नहीं है, गैस नहीं है। ये चीज़ें वो पूरी कर दें बड़ी बात है।
मुझे उनसे कोई उम्मीद नहीं है कि वो हमारे लिए या किसी भी नए बिज़नेस करने वाले के लिए वो कोई स्टेप लेंगे। चलिए, आप सबका प्रोग्राम में शिरकत का बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योर्स यानी नया कारोबार करने वालों के मसाइल पर। VOA की स्पेशल सीरीज़ मेरा वोट क्या बदलेगा के तमाम प्रोग्राम आप urduvoa.com पर देख सकते हैं। आयशा तंजीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।